अक्सर हम किसानों को अवार्ड की खबर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और प्रयोग की कहानी नहीं जानते। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे उस बदलाव की जो खेत से शुरू होकर देश की खाद्य सुरक्षा तक पहुंचता है। आज हम उन कहानियों को सुनेंगे कि कैसे धरती की सेहत सुधारी जाती है, कैसे लागत घटाई जाती है, कैसे विविध फसलों से मुनाफा कमाया जाता है। आज हमारे साथ पद्म सम्मान से सम्मानित किसान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उमा शंकर पांडे जी से, जो बुंदेलखंड के बांदा से आते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से रामशरण वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है रामशरण जी आपका। इसके अलावा हरियाणा के पानीपत से कंवल सिंह चौहान जी, स्वागत है कंवल सिंह जी। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही सेठपाल सिंह जी हैं हमारे साथ। स्वागत है सेठपाल सिंह जी आपका। सबसे पहले पांडे जी आपसे ही समझना चाहूँगा कि जल संरक्षण अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। वाटर कंजर्वेशन की दिशा में तमाम उपाय किए जाते हैं, धरती की सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले सांसद टीवी को कि आज हम 4 पद्मश्री जो पर्यावरण, पानी, मिट्टी और कृषि को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया है, उनकी सरकार ने सम्मानित किया है। जल ही जीवन है, जल में जीवन है जी। और वास्तविक दुनिया का जो वित्त मंत्री है वो मानसून है, पानी है जी। मेरा जो नारा है, बुंदेलखंड का हूँ, अक्सर एक बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में। एक कहानी ये भी थी बुंदेलखंड की। दूसरी एक ये भी थी कि धोरा तोर पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे कसम मर जाए। उन सारी कहानियों को हम आगे बढ़ते हुए आज ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का जो नारा हम सब ने दिया और किसानों ने पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे उनको अपनाते हुए आज उस बुंदेलखंड ने परिवर्तन किया। जहां मालगाड़ी से पानी जाता था, उस बुंदेलखंड से मालगाड़ी में बासमती धान आ रहा है। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूं कि जालौन का मटर हो या ललितपुर की उड़द की दाल हो या बांदा का चावल हो या महोबा का हो, हम अपने आप में देश के जो विकसित भारत अभियान 2047 है उसमें बुंदेलखंड की बड़ी भूमिका है और जल संकट के समाधान के लिए बुंदेलियों ने खुद से प्रयास किए हैं। बिल्कुल। जल संकट एक गंभीर समस्या थी, उस और कैसे शुरुआत की आपने उस पर भी आएंगे, लेकिन रामशरण जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि हाईटेक फार्मिंग एक तरह से आपने कई नवाचार किए उसमें। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि तकनीक से उत्पादन बढ़ता है या तकनीक से लागत कम हम कर सकते हैं? किस तरीके से जो आम किसान है वो तकनीक का फायदा उठा सकते हैं? नहीं, तकनीक से हमारी लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है, उसको हम कहते हैं तकनीक। नहीं, ज्यादा क्या होता है कि उत्पादन हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं या अपनी लागत को? नहीं, लागत घटा सकते हैं। जो लागत घटाएंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, या लागत घटेगी तो हमारा आमदनी ज़्यादा होगी। तो हम जो है 1988 से हमने खेती शुरू की और हम परंपरागत खेती करते थे। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे किसान भाई थे और हम एक किसान परिवार से थे, तो हमने 1990 में एक टिश्यू कल्चर नई टेक्नोलॉजी आई, उसको हम लेकर के उत्तर प्रदेश में आए। टिश्यू कल्चर केला, अच्छा, हाँ, उसको हम लेकर के आए। लोग शक्कर से खेती करते थे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता था और उत्पादन भी कम होता। दोनों देखिए, यानी समय भी कम, समय ज़्यादा, उत्पादन कम। जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी केले की है, इसमें हमारा टाइम कम लगा, उत्पादन बढ़ा। और टिश्यू कल्चर की तकनीक एक समान केला, और जहाँ हमारी पुरानी खेती से 15 महीने में तैयार होता था, तहाँ केला हमारा आज 11 से 12 महीने में तैयार होता है और उसका साइज बढ़ा और लंबाई उसकी अच्छी। तो जहाँ हमारी पैदावार 1 एकड़ में 1 लाख होती थी, तहाँ बढ़ करके 3 से 4 लाख हो गई। टिश्यू कल्चर केले की थी। उसके साथ हमने टमाटर की खेती शुरू की, आलू की खेती शुरू की, केला काट करके हमने आलू लगाना शुरू किया। यानी हमने कोई खाद नहीं डाला, यानी फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं डाला। उससे हमारा उत्पादन बढ़ा और हमारी लागत कम हुई और हमारा उत्पादन बढ़ा। ये तकनीक का कमाल है। बिल्कुल। और कंवल सिंह जी, चूंकि आपने शुरुआत में जो नवाचार जैसे बेबी कॉर्न से लेकर कई
अलग अलग किस्मों की फसलें की। बेसिकली अगर कहें तो क्रॉप रोटेशन की जो तकनीक है उसमें आपने महारत हासिल किया, तो इसका असर मिट्टी पर कितना पड़ता है और किसान की आय पर कितना पड़ता है? क्रॉप रोटेशन से मिट्टी की सेहत पर क्या कोई असर पड़ता है? जी देखिए, भारत में सबसे पहले क्रॉप रोटेशन जरूरी था। एक फसल के बाद ऐसी फसल बोई जाती थी जिससे उस फसल को लाभ हो और जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। हमारे यहाँ एक प्रथा थी, पहले हम जो है मिर्च बोते थे, मिर्च में हम मेथी मिलाते थे और मेथी के बाद खरबूजा बोते थे। ना हाइब्रिड सीड थे ना रासायनिक खाद के, फिर भी बहुत अच्छी आमदनी होती थी। कुछ हमारे सिद्धांत रहे हैं पूर्वजों के, जिससे क्रॉप रोटेशन अपनाकर हम खेत की उर्वरता को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। और यही सेठपाल जी आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूँकि आपने जैविक में बेहतर काम किया है, तो रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक में अंतर क्या होता है? एक मिथ है कि जब हम जैविक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है। उसे थोड़ा समझना चाहेंगे विस्तार में आपसे। देखिए, जहाँ तक आपने कहा रासायनिक खादों का कम प्रयोग और जैविकता का उत्पादन बढ़ाने के, उस पर देखिए मेरा एक प्रयोग रहा है। यदि हम अपने खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएंगे, यदि हम फसल चक्र अपनाएंगे, दलहन तिलहन का समावेश करेंगे, उसमें सड़ी हुई गोबर की हम पशुपालन के माध्यम से उसको अप्लाई करेंगे, और उसमें जब भी हमारे खेत में जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो हमें रासायनिक खादों की उपलब्धता कम होगी और जो हमारा उत्पादन है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यही जीवांश कार्बन ही प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का आधार है। जी, लेकिन मैं एक बार फिर उमाशंकर जी आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं, जल संरक्षण जब हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो उसका भी मिट्टी की सेहत पर कितना असर होता है, और जल संरक्षण कितना ज़रूरी है? एक आम किसान को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार फसलों में पानी अधिकता से चलता है, तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने जो वाटर कंजर्वेशन है उसे बेहतर करें? देखिए, मैं अकेले नदी नहीं बना सकता जी, मैं अकेले कुआं नहीं खोद सकता जी, मैं अकेले तालाब नहीं बना सकता, लेकिन मैं अकेले अपने खेत पर मेड़बंदी कर सकता हूँ जी, अपना फावड़ा ले जा सकता हूँ और अपने खेत की मिट्टी को अपनी एक दीवार बना के पानी को रोक सकता हूँ। जी, जब पानी बरसता है, मिट्टी नहीं बरसती है। मिट्टी बनने में, उपजाऊ मिट्टी बनने में 600 साल लगते हैं। और जैसे मैंने नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में और गांव का पानी तालाब में, ये मेरा नारा बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा और परंपरागत तरीके से पानी रोकने के लिए बांधा के केवल काम की बात करूं तो 100 में 4 बार मन की बात में विभिन्न तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया। मेरा ऐसा मानना है कि पानी के बगैर कुछ नहीं होता। जी, देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं केजी से पीजी तक में, लेकिन जल का विश्वविद्यालय नहीं हमारे यहाँ, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। इस दिशा में भी हमको सोचना पड़ेगा। बुंदेलखंड में पानी का संकट नहीं है। बुंदेलखंड में 35 नदियां हैं। बिल्कुल। आप बेतवा है, बागे है, चम्बल है, यमुना है, पहुंच है, बिल्कुल, कुंवारी है, सिंधु है, ये पचनदा देश में एकमात्र जो जगह है नदियों को जोड़ने वाला, एकमात्र जो कानपुर और लखनऊ को हरा भरा करता है, पूरे भिंड को हरा भरा करता है, हमारे पास है। ये मुख्य रूप से बात है कि बुंदेलखंड के पानी को रोका नहीं जाता। बिल्कुल। और मेरा ऐसा मानना है और मैं समझता हूं, जहां तक बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जहां सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे, और कोई शुभ कर्म होता तो राजा तालाब बनवाते थे। जो चंदेल बुंदेल जो वहां आए, हमारे यहाँ पेशवा आए, अन्य जो राजशाही परिवार रहे, उन सब ने बुंदेलखंड में पानी के लिए काम किया। इधर कुछ वर्षों में पानी का संकट वहां हुआ और वो ना समझ ये हुई कि चकबंदी नाम की एक बीमारी आई, जिसे चक काटे गए, बंधिया बंधवान काटे गए और बुंदेलखंड का पानी गायब हुआ। एक बात पहली बार मुझे प्रसन्नता के साथ बताना पड़ रहा है, 1977 के बाद, 1977 से 2024 के बीच में पहली बार 1400 से 1600 मिलीमीटर वर्षा बुंदेलखंड में 25 में हुई। सारे तालाब लगभग भर गए। अब बुंदेलखंड में पानी रोकने की जरूरत है। मैंने एक नारा दिया था और सामूहिक सरकार का प्रयास था, बुंदेलखंड में खेत तालाब योजना शुरू हुई। जी, मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी
उनको धन्यवाद दूंगा। उनको भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खेत तालाब योजना में 25,000 तालाब बुंदेलखंड के किसानों ने बनाए हैं अपने खेत में जी। और ये सरकार और समाज तीनों ने मिलकर काम किया। बुंदेलखंड में एक सरकारी रिपोर्ट है कि लगभग 2 लाख किसानों ने मेड़बंदी की है जी। और मेड़बंदी से क्या है कि हम कहते हैं कि मेड़ पर पेड़ लगाइए, कुछ ना लगाइए तो अरहर की दाल लगाइए जी, और औषधीय पेड़ लगाएंगे तो अतिरिक्त आमदनी होगी। मैं बार बार सबसे कहता हूं कि पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। बिल्कुल। और समाज जब परिवर्तन करेगा, समाज जब खड़ा होगा तो वो योजना धरातल पे खड़ी होती है। और खाद्यान्न के मामले में खासकर बुंदेलखंड आत्मनिर्भर हो गया है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने बेचा है तो बांदा मंडल ने बेचा है। बिल्कुल। और झांसी मंडल दूसरे नंबर। भविष्य के लिए जो आपने संदेश दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य के लिए आपको जल बचाने के लिए समाज को भी परिवर्तन लाना होगा। लेकिन रामशरण जी, आपके पास एक बार फिर मैं आता हूं और अपने हाईटेक फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी, लेकिन एक छोटा किसान जब वो हाईटेक फार्मिंग की तरफ जाता है तो उसे काफी डर भी रहता है। सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभ पा सकता है, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, और कितना सरकारी मदद उसे मिल सकती है? सरकार ने जो आपने बताया हाईटेक खेती के लिए, जैसे सेंसर है, ड्रोन है, जी, तमाम सारी तकनीक है। हाँ, ड्रोन है, सेंसर है, बहुत सारे हमारे कृषि यंत्र हैं बिल्कुल, जो सरकार ऊपर अनुदान दे रही है जी। और बीज पे दे रही है, बीज पे दे रही है, बाजार के लिए उनके बाजार मुहैया करा रही है। जैसे हम हाईटेक खेती की बात करें, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, ड्रिप इरीगेशन है। लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं, जो छोटे किसान, हम जहाँ तक की बात जानते हैं कि सीमांत किसान, हाँ, सीमांत एवं लघु किसान 80 से 90% हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। तो हमको जो छोटे किसान हैं वही हमारे देश के असली सोना हैं। उनकी हमको आमदनी बढ़ाना होगा। अब उनकी आमदनी गेहूँ चावल के साथ साथ जब हम केले की खेती करेंगे और टमाटर की खेती करेंगे, शिमला मिर्च की खेती करेंगे, स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी खेती है, टमाटर की खेती है, अभी सरकार मल्चिंग के लिए अनुदान दे रही है और सरकार उसके लिए जो उसमें आप मल्चिंग करिए तो मल्चिंग पे भी सरकार अनुदान दे रही है, ड्रिप इरीगेशन के लिए दे रही है। हाँ जी रामशरण जी, यहाँ एक सवाल और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि छोटा किसान बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। जैसे 80% सब्सिडी सरकार ने दी कृषि यंत्रों पर, लेकिन वो कितने छोटे किसानों तक पहुंची, वो जो योजनाएं बनी हैं वो अमल में आए, इसके लिए क्या जरूरत आपको लगता है कि हर एक छोटे लघु सीमांत किसानों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, थोड़ी ज़रूरत ये है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, किसानों को बताने की ज़रूरत है। जो हमारे लघु एवं सीमांत किसान हैं, जैसे फार्म हायरिंग सेंटर है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े कृषि यंत्र हैं, उनके बजाय हम तो ये चाहेंगे जो कि हमारा एक देश है छोटे किसानों का है, इस पर छोटे किसानों के लिए अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसा नहीं, जैसे आप ये भी देखिए, जैसे केले के पौधे के लिए है, हाँ, हमारी सरकार अनुदान दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी केले के पौधे के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। 1 एकड़ में छोटा किसान है, केले की खेती करता है तो 1 लाख रुपया खर्च करके उसको 4 लाख रुपये का शुद्ध लाभ मिल रहा है। वही टमाटर की खेती है, या टमाटर की खेती हमारे जो छोटे किसान हैं 1 एकड़ में टमाटर लगाएंगे और उनको 90 दिन में करीब 3 से 4 लाख 5 लाख का शुद्ध लाभ है। इस समय इस साल जिन किसानों ने टमाटर की खेती की है बहुत बड़ा अनुदान उस पर मिला है। अभी जो हमारी स्टेकिंग प्रणाली है, जैसे स्टेकिंग करते हैं, खीरे की खेती है, लौकी की खेती, जैसे लौकी खीरा हम लोग हल्के में ले रहे हैं। हमारे बाराबंकी ज़िले में आसपास के उत्तर प्रदेश किसान हैं बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और 1 एकड़ में 2-2 लाख रुपया 2 से ढाई महीने में कमा रहे हैं। एक खेती तरबूज की आई है, सरकार उस पर मल्चिंग के लिए, जो हमारे छोटे किसान हैं मल्चिंग के लिए उनको पैसे दे रही है। आप 70 दिन में 50,000 रुपया खर्च करके और 2 से ढाई लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश किसान हैं वो गेहूं चावल के साथ साथ उनको बागवानी की तरफ, विविधीकरण और फसल चक्र की तरफ जाना होगा। उससे हमारी खाद बढ़ेगी, खाद कम होगी और हमारी आमदनी बढ़ेगी। जैसे हमारे भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय का ये कहना है कि खाद हमारे किसान भाई ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमको गोबर की खाद हमारे किसान भाई प्रयोग करें, हरी खाद लगाएं। जो छोटे किसान हमारे हैं वो हरी खाद से अपनी
हरी खाद उगा करके ज़मीन को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा बिल्कुल। सकते हैं। चौहान साहब, यही जैसे मल्टी क्रॉप की बात करी, गेहूं और चावल का जो मॉडल है गेहूं धान का, उससे किसान निकल नहीं पाता है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप भी तमाम किसानों से बातचीत करते हैं, वो गेहूं धान मॉडल से अलग वो उतना रिस्क नहीं ले सकता कि टमाटर या केले या और चीज़ों को ट्राई करे? क्या वजह है कि किसान को वो सुविधाएं, वो जो सहूलियत हैं वो मुहैया नहीं होती हैं? गेहूं और धान का जो मॉडल है, इस सरकार प्रमोट कर रही है इसको, क्योंकि सरकार दोनों फसलों पे, चावल पे और गेहूं पे एक मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस दे रही है। तो किसान मानता है कि हमारा माल तो बिक ही जाएगा, जबकि टमाटर है, आलू है, और चीज़ें जब किसान करता है कई बार वो इतनी सस्ती हो जाती है कि उसको कुछ भी बचत नहीं हो पाती। इसलिए सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भावांतर योजना जारी की है, दूसरी सरकारें भी भावांतर योजना जारी कर रही है। यदि सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि दूसरी फसलों पर कोई भावांतर योजना देगी या उसकी कोई गारंटी होगी बेचने की, तो ज़रूरी है तो खेती में फेरबदल होगा और खेती में विविधीकरण को सफलता मिलेगी। और गेहूं और जो धान का मॉडल है, ना किसान के लिए फ़ायदेमंद है और ना ही खेत के ज़मीन की भूमि के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। और मैं सेठपाल जी आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं, एक तरफ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया, बजट में भी बढ़ावा दिया गया, सरकार कह रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक खेती भी है कि नए नए जो सीड आए हैं, नए जो नई खाद, उर्वरक, ये सारी चीज़ें हैं। इन दोनों को बैलेंस कर चला जा सकता है, प्राकृतिक खेती हो और वैज्ञानिक खेती हो, इन दोनों को बैलेंस कर चला जा सकता है, या दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं एक तरह से? देखिए, रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती, अभी इसके ऊपर जो हमारी नई नई वैरायटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे साइंटिस्ट निकालते हैं जी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा है, उनका ड्यूरेशन कम हुआ है। जैसे धान की बासमती में पहले अगर हम पुरानी वैरायटी लें, उनकी लंबाई ज़्यादा थी, उत्पादन कम था, उसमें काफ़ी, जैसे पूसा 11, पूसा 1 आई थी, पूसा 1121 आई थी, उसके बाद पूसा 1509 आई है, उसके बाद भी कई सारी वैरायटी जो शॉर्ट टर्म की है, उनकी बढ़त कम है, उत्पादन ज़्यादा है, उनको पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो उन चीज़ों को अपना करके, और जो हमारा नेचुरल खेती का, प्राकृतिक खेती की जो बात करते हैं, प्राकृतिक खेती में अभी तक उतना ज़्यादा सफलता, किसान के मन में ये धारणा रहती है कि यदि आप करेंगे उसमें मेहनत ज़्यादा है, लागत कम है। अच्छा, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो जो उत्पाद अपना बेचेगा, वो तो उसको बेचने की अभी तक मार्केट की प्रॉब्लम उसके सामने है। तो चूँकि जो हमारी रासायनिक खेती है, साइंटिस्ट द्वारा उसका उत्पादन ज़्यादा है, उसमें रिस्क कम है, तो हमारा किसान अभी तक ज़्यादातर उसको ही अपना रहा है जी। तो हमारा तो यही है, हम कम से कम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके और अपनी खेती में दूसरा उनको बढ़ा करके किसान की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का अपने खेतों पर पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। बिल्कुल सेठपाल जी, बड़ा जायज़ आपका जो सजेशन है किसानों के लिए, जो सलाह है कि प्राकृतिक खेती, रासायन उर्वरकों का कम से कम उपयोग। लेकिन एक उमाशंकर जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा उस जब हम कम्युनिटी फार्मिंग की बात करते हैं, आपने कम्युनिटी फार्मिंग में अच्छा खासा काम किया है, क्या समस्याएं आती हैं? क्योंकि एफपीओ को सरकारी मदद भी, प्रोत्साहन भी, सभी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आम तौर पर जब हम गाँव में देखते हैं, वो एफपीओ वाला जो मॉडल है, बहुत सीमित ही लोग संयुक्त रूप से खेती कर पाते हैं। क्या समस्याएं क्या आती हैं ग्राउंड पर? देखिए, मैं चूंकि पानी का विद्यार्थी हूँ और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की आपने बात करी है, इसको थोड़ा हमारे देश में एक परिवार में 4 लोग रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और समूह के साथ कोई काम करना है तो ये धैर्य का विषय है। और मैं आपसे बात करूं कि अभी तक एफपीओ के अच्छे परिणाम आए हैं, जो अच्छी तरीके से जिन्होंने काम किए हैं वो काम दिख भी रहे हैं जी। मेरा अपना जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे हम छोटे छोटे उपाय से पानी को बचाएं जी, नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, पोछा लगाने में, उस पानी का रिसाइकलिंग कैसे करें, बार बार रीयूज कैसे करें। अभी जो एक बड़ी अच्छी बात आई है, अभी मित्र हमारे कह रहे थे
कि उर्वरक और रसायन मंत्रालय 2 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है किसानों को। जी जो जहर मुक्त खेती कैसे हो, ये विषय बहुत बड़ा विषय है। जी। और 4 करोड़ टन यूरिया और 3 करोड़ टन डीएपी और 1 करोड़ टन पोटास, मतलब 7-8 करोड़ टन खाद हम बाहर से लेते हैं, विदेश से। जी। ये बड़ी बात है कि जो हमारा इतना पैसा विदेश जा रहा है, जी जो 4500 रुपये से 3800 रुपये की बोरी है डीएपी की, जो 2500 से 2200 की बोरी सरकार खरीदती है और हमको 300 रुपये में 250 रुपये में देती है, जी। 1300 रुपये में देती है। एक तो ये कम हो, मिट्टी माँ है, चंदन है इस देश की मिट्टी, मिट्टी चंदन है। और आज माँ के गर्भ, माँ के अमृत के दूध में भी खाद पाया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए, जो मिट्टी बीमार हो रही है, जो मिट्टी बांझ हो रही है, इसको लेकर के जो उर्वरक रसायन मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, ये सब जो पहल कर रहे हैं, ऐसी पहल समाज के बीच में होनी चाहिए। और जब तक युवा, जो हमारे बच्चे हैं, 28 करोड़ बच्चे जो पढ़ते हैं देश में, 45,000 डिग्री कॉलेजों में, 1100 विश्वविद्यालयों में और 12 लाख प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में, उनके साथ में हमको सरकार ने पद्म सम्मान दिया जी। और हम गांव से निकल के आए। 3 पद्मश्री हमारे साथ और हैं, इन्होंने नए नए प्रयोग किया। ये पर्याप्त नहीं, 6,50,000 गांव हैं देश में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। बिल्कुल। हमको हर गांव में, अगर हमको भारत सरकार ने जल योद्धा जल शक्ति मंत्रालय ने दिया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सामने हम 10 पद्मश्री बुंदेलखंड में तैयार करें। मैं अपने सामने 100 जल योद्धा तैयार करूं, तो उस काम को आगे बढ़ाने वाली वो नई पीढ़ी लेके जाए। दुनिया में जल का संकट है। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहां पानी खत्म हो गया है। पानी का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर जल योजना शुरू की थी, उसका उद्देश्य था सबको स्वच्छ पानी मिले जी। लेकिन गांव में टूटी है तो जोड़ने की जिम्मेदारी समाज की है। नल बह रहा है तो समाज की जिम्मेदारी है। खेत में पानी, खेत के बाहर बह रहा है तो ये किसान जिम्मेदारी है। बिल्कुल। किसान यद्यपि अपने लिए पानी नहीं लेता, जो लोग कहते हैं किसानी में सबसे ज्यादा पानी लगता है, मैं कहता हूं 140 करोड़ व्यक्ति को भोजन देना है, तो लोगों को यह कहना चाहिए कि भोजन में सबसे ज्यादा पानी लगता है। किसान थोड़ी पानी लगा रहा है, किसान तो आपको देता है और जो हमारे विरोधी बैठे हैं बगल में उनको भी भोजन देता है। तो आज का जो विषय था बहुत अच्छा विषय है और मैं आपको और संसद टीवी को धन्यवाद दूंगा कि हम 4 पद्मश्रियों ने बैठ के आपके समक्ष जो चर्चा की है, जल संरक्षण, पर्यावरण, मिट्टी और जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती की ओर जाएं, हम जैविक खेती करें, गौ पालन करें और जहां तक मामला मेरा मानना है कि गौ माँ की खाद जी, गौ माँ में सारी शक्तियां हैं। तो हम सब मिल करके विकसित भारत जो 2047 में बनाने की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उनके नेतृत्व में जो हम सब काम कर रहे हैं, ये भारत हमारा की मिट्टी और पानी, भारत की बिल्कुल हवा, जलवायु, बिल्कुल भारत की मिट्टी को लेकर आमतौर पर चौहान साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति हुई, फसलों मोटा मुनाफा हुआ, लोगों को अंधाधुंध लोगों ने उपयोग किया रासायनिक उर्वरकों का। ऐसे में उसकी सेहत पर क्या असर पड़ा है? और अगर हमें ऐसी ज़मीन को जिसे आदत हो चुकी है ज़्यादा खाद की, ऐसी मिट्टी को अगर बेहतर करना है, उसका इलाज करना है एक तरह से, तो क्या रास्ता हो सकता है? हम देख रहे हैं कि हमने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत अंधाधुंध खाद का प्रयोग किया है, पर चलते चलते हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति लगभग खत्म हो गई है, उत्पादन कम होना शुरू हो गया। इसमें यदि हमें सुधार करना है, एक तो फसलों में फेरबदल करना होगा, दूसरा हमें जो जैसे हम पुराने समय में गाय के गोबर की खाद देते थे, सब इस तरह से खाद देनी होगी। दूसरा जो फसल अवशेष हम जलाते थे उसको हमें मिट्टी में मिलाना होगा। तीसरा हमें कुछ ना कुछ जो है जैविक खाद, जैसे कि हम गाय के गोबर मूत्र से बनाकर जो फार्मूले के द्वारा जो खाद देते हैं वो भी हमें देनी होगी, तभी हमारी आमदनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। रामशरण जी, जो युवा खेती में आ रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, एग्रीटेरियन बन रहे हैं युवा, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपका लंबा अनुभव है हाईटेक फार्मिंग के साथ, जो नेचुरल फार्मिंग है, दोनों को किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नेचुरल फार्मिंग, हाईटेक फार्मिंग थोड़ा अंतर है। नेचुरल फार्मिंग, हाईटेक फार्मिंग थोड़ा अंतर। जो हमारा नवयुवक है, नवयुवक
खेती में आने वाला है, आएगा, धीरे धीरे आकर के आ रहा है। जब उसको हम अच्छी कहानी और अच्छे जैसे हमारे किसान भाई हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी आमदनी गेहूं चावल से हट करके वो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या इंटरक्रॉपिंग या फसल चक्र या बागवानी जैसी खेती कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी 2-2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया 1 एकड़ में है हैं। जी। वो चाहे स्ट्रॉबेरी हो, चाहे केले की खेती हो, चाहे टमाटर खेती, शिमला मिर्च खेती हो। तो जो हमारे किसान भाई हैं, नवयुवक ऐसी कहानी देखेंगे, ऐसी खेती देखेंगे तो पलट करके आएंगे। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जैसे जो हमारे लघु एवं सीमांत किसान हैं, इनकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर है, वो सब्जी एवं फल की खेती करेंगे तो उनकी आमदनी पर 10 से 15 लाख रुपया एक साल में हो सकती है। तो जो हमारे नवयुवक किसान हैं वो प्राकृतिक खेती जैसे फसल चक्र है या हरी खाद का प्रयोग है, गोबर की खाद का प्रयोग है, इनको हमको करना होगा। और हम उर्वरक से हमको कम करना होगा, उर्वरक से हटना होगा। ये जो हमारी लागत घटेगी तो आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये अंत में कुछ रैपिड फायर जैसा कुछ सवाल जिसका बहुत ही संक्षेप में आपको जवाब देना होगा, आप सभी से पूछूंगा। और सेठपाल जी आपसे ही शुरू करना चाहूँगा, खेती में सबसे बड़ा मिथक क्या मानते हैं आप? देखिए, खेती में जो सबसे बड़ा मिथक है, हमारी नई जनरेशन का खेती के प्रति एक उससे दूर जाना। जी। मेरा अपने नौजवान किसानों से, और जब तक मेरा एक और मानना है, जब तक हमारा पढ़ा लिखा टैलेंटेड किसान एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं आएगा, उस वैज्ञानिक के ज्ञान और किसान के श्रम की बात जो हम करते हैं, स्टार्टअप के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, वैल्यू एडिशन के माध्यम से, और जो हमारा ज़मीन के स्वास्थ्य की बात करते हैं, कम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, रासायनिक दवाइयों के कम इस्तेमाल की बात करते हैं, तो जो हमारा नया टैलेंट जब आएगा तो निश्चित रूप से हमारा देश, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में, तो हमारे किसानों की उस नई पीढ़ी के माध्यम से एक नई भागीदारी उसमें। सेठपाल जी रैपिड फायर का है, बहुत कम शब्दों में आप सभी को जवाब देना है। उमाशंकर जी, पानी बचाने का एक अचूक उपाय। बिल्कुल। जब हम माँ के गर्भ में थे पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता में रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, और राख बनेगी तो कहाँ डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। जल ही जीवन है, जल ही जगन्नाथ है, पानी ही परमात्मा है और पानी ही परमेश्वर। एक फसल जो सबको करनी चाहिए, क्योंकि मल्टी क्रॉप का आपका अनुभव कंवल सिंह चौहान जी ज़्यादा है, एक फसल जो हर किसान को आजमानी चाहिए कम से कम। आपने कहा मल्टी क्रॉप। हाँ। एक फसल के साथ दूसरी सह फसलें। हाँ, लेकिन उनके बीच में जो एक फसल जो करनी चाहिए, जैसे बेबी कॉर्न है या फिर धान, गेहूं, मटर, ज्वार, बाजरा, कुछ भी, आप एक फसल का सजेशन दें। जैसे धान, धान के बाद बेबी कॉर्न के बाद मूंग। हाँ, इस तरह से एक कोई ऐसी फसल आ जाए जो दोनों फसलों को खाद देने का काम करे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। बिल्कुल। बिल्कुल, मूंग एक शानदार फसल है। एक तकनीक रामचरण जी, जिसने आपकी सोच बदल दी एकदम। एक तो सबसे बड़ी तकनीक है बीज जी, बाजार और समय और जलवायु। ये बीज, बाजार, समय और जलवायु को हम खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। और अब मैं आप सभी से बहुत संक्षेप में एक ही सवाल पूछूंगा कि अगले 5 साल में अगर हम मिट्टी की सेहत का ध्यान रखते हैं तो भारतीय जो खेती की व्यवस्था है, क्या हम उसे एक मुनाफे के मॉडल में बदल सकते हैं? देखिएगा, एक लाइन सब। जब तक हम अपने खेत को, अपनी कृषि को एक उद्यम की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हमें मुनाफा नहीं मिलेगा। तो हमें प्रत्येक किसान को एक उद्यमी के रूप में सोचना पड़ेगा। चौहान साहब जी, यही सवाल आपसे है कि अगले 5 साल में भारत में जो एग्रीकल्चर का जो मार्केट है उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, भारत में अगले 5 साल में एग्रीकल्चर मार्केट बहुत अच्छा है, पर दिक्कत एक है कि जिस तेजी से उत्पादन लागत खेतों की बढ़ रही है, रसायन का खर्च बढ़ रहा है, उस तरीके से, मतलब उसमें खेती की जो बिक्री है, जो रेट है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा अहम आपने ये जवाब दिया है। आप बताइए। हाँ।
एग्रीकल्चर मार्केट को युवाओं के लिए अगले 5 साल में एक बड़े मौके की तरह देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बड़े मौके तरीके से है। इसके लिए हमको बीज से और बाज़ार तक काम करना होगा। बीज का भी ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है और बाज़ार का भी ध्यान रखना है। इसके लिए जो हमारी मोबाइल है, मीडिया है, बहुत सारे इसके रास्ता हैं कि जो हम अगली गली जगह जगह मंडी में इसकी बिक्री कर सकें। उमाशंकर जी, आखिरी में बुंदेलखंड पिछड़ा माना जाता है। अगले 5 साल में बुंदेलखंड के किसान क्या तकनीक के साथ आपको किस नज़रिए से देखते हैं? 5 साल में कितना आगे होगा बुंदेलखंड? विदर्भ को भी आप उसी में माने, मराठवाड़ा को, उन इलाकों को जो पिछड़े माने जाते हैं। स्वस्थ धरा तो खेत हरा जी। हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे जी। और बुंदेली स्वस्थ रहता है जी। युवाओं की भूमिका बड़ी होगी जी। दुनिया का सबसे युवा देश है और आने 5 साल के बाद दुनिया का सबसे बूढ़ा देश हो जाएगा जी। जब हम 2035 में होंगे तो दुनिया के सबसे बूढ़े देश में गिनती होगी। अच्छा, हमको ये भी ध्यान रखना है कि कम पैदा करें, हाँ, पर प्राकृतिक हो, बेहतर हो और अस्पताल ना जाएं, अच्छा। क्योंकि सब संतान बच्चे कम हो रहे हैं लोगों के हैं, बिल्कुल। तो उनको ले जाने वाला कोई नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के भी मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छी बात आपने, क्या ऊंचा शब्द आपने प्रयोग किया, कितना बढ़िया प्रश्न है आपका, कि हम 5 साल के बाद मुनाफे में होंगे कि घाटे में होंगे? मुझे लगता है मुनाफे में होंगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं, सब लोग मिलकर के इस अभियान में लगेंगे। ये भागीरथी प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, निश्चित तौर पर कई नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिली होंगी। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।